वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 9 नवंबर यानी रविवार का दिन। तो आज हम लोग पूरे 1 वीक से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण सवालों को वन लाइनर के तौर पर भी देखेंगे, लेकिन इन सवालों को भी हम पूरे वीक के दौरान डिटेल में डिस्कस कर चुके होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 तो दरअसल साल 2025 में यह इसका 13वां संस्करण था। इसका आयोजन कब किया गया है? तो 13 सितंबर से 2 नवंबर तक किया गया है। कहां पे? तो भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से। इसमें 8 टीमों ने भाग लिया था। तो अभी 8 टीमें कौन सी हैं? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान। और फाइनल मैच का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में। इसमें विजेता रही है भारतीय टीम, जो कि भारतीय टीम ने पहली बार खिताब जीता है और भारतीय टीम की कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। जबकि उप विजेता रही है दक्षिण अफ्रीका की टीम। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान थी लॉरा वोलवॉट। और फाइनल मैच के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई है शेफाली वर्मा, जो कि भारतीय क्रिकेटर है। इसके अलावा पूरे टूर्नामेंट के लिए, इसका मतलब कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा, ये भी भारतीय क्रिकेटर है और इन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान 22 विकेट लिए, साथ ही 215 रन भी बनाए। इसके अलावा सबसे ज्यादा रन पूरे टूर्नामेंट के दौरान किसने बनाया? तो लॉरा वोलवॉट ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेटर है, साथ ही कप्तान भी है। इन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान 571 रन बनाए। और सबसे ज्यादा खिताब अभी तक किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियाई टीम ने, जो कि 7 बार जीता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है इंग्लैंड की टीम, जिसने की अभी तक 4 बार यह खिताब जीता है। इसके अलावा भारतीय टीम के कोच कौन है? तो अमोल मजूमदार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। अगला सवाल है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में कितने प्रतिशत मतदाताओं के हिस्सेदारी रही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 64.64%। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 तो इसे हम थोड़े डिटेल में जानेंगे। तो दरअसल बिहार में विधानसभा की सीट है 243, जिनमें से कि सामान्य वर्ग के लिए है 203, अनुसूचित जाति के लिए है 38, अनुसूचित जनजाति के लिए है 2। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 तो दरअसल यह 2 चरणों में संपन्न होगा। पहला चरण हो चुका है 6 नवंबर को, अगला होगा 11 नवंबर को। तो अब पहला चरण, तो दरअसल पहले चरण के लिए मतदान 18 जिलों में पड़े और 18 जिलों के 121 सीटों के लिए वोटिंग हुए। अब राज्य का कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा है इस पहले चरण के लिए? तो 64.64%, जो कि साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव से 7.35% ज्यादा है। और इसके अलावा सबसे सर्वाधिक किस जिले में वोटिंग हुई? तो मुजफ्फरपुर जिले में, जहां पे कि 71% वोटिंग पड़े। इसके अलावा सबसे कम कहां? तो पटना जिले में, जहां पे कि 57.93% वोट पड़े। इसके अलावा साल 1991 से लेकर साल 2025 तक लोकसभा और साथ ही विधानसभा चुनाव में अब तक का बिहार में यह सर्वाधिक मतदान का प्रतिशत भी रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में तेलंगाना में लॉन्च किया गया एआई इनोवेशन हब किसके लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एआई अनुसंधान और विकास। तो दरअसल हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब को स्थापित किया गया है राज्य में। अब कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना की राजधानी भी है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान, साथ ही नवाचार एवं सहयोग को बढ़ावा देना। और साथ ही राज्य सरकार द्वारा लक्ष्य भी रखा गया है साल 2035 तक विश्व के शीर्ष 20 एआई हब्स में लाना राज्य को। तो इसके अलावा सरकारी, शैक्षणिक और साथ ही निजी क्षेत्र के सहयोग स्थापित करने वाला दरअसल यह एक मंच भी है, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा डेक्कन यूनिवर्सिटी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, के साथ स्वास्थ्य, कृषि और साथ ही गवर्नेंस क्षेत्र में एआई पे कार्य करने के लिए समझौता भी किया गया है। अगला सवाल है, सक्षम खिलाड़ियों के साथ खेलने वाली भारत की पहली पैरा एथलीट कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शीतल देवी।
तो दरअसल हाल ही में भारतीय पैरा तीरंदाज शीतल देवी को भारतीय जूनियर सक्षम टीम में शामिल किया गया है और यह पहला मौका होगा जबकि भारतीय पैरा एथलीट सक्षम खिलाड़ियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी कि करेंगी। तो शीतल देवी हैं कौन? तो दरअसल जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं, 18 वर्षीय हैं और पैरा तीरंदाज है। अब इन्हें इसक्षम टीम में क्यों शामिल किया गया है? तो दरअसल हाल ही में जूनियर स्तर की ट्रायल्स प्रतियोगिता में सक्षम खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया। इसके बाद इन्हें भारतीय जूनियर सक्षम टीम में शामिल किया गया है। अगला सवाल है, खबरों में मौजूद पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास किस प्रकार का अभ्यास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिसेवा अभ्यास। तो पूर्वी प्रचंड प्रहार यह है क्या? तो दरअसल यह तीनों सेनाओं यानी कि भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है। इसका उद्देश्य क्या है? तो तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त परिचालन क्षमता, साथ ही बहुक्षेत्रीय युद्ध क्षमता और तत्काल प्रतिक्रियाओं को परखना। और इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो 11 से 15 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में। अगला सवाल है, हाल ही में न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा को भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 53वें। तो जस्टिस सूर्यकांत शर्मा भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति प्रभावी होगी 24 नवंबर 2025 को, यानी कि 24 नवंबर को अपने पद की शपथ लेंगे। अब ऐसा क्यों, इसे आगे समझेंगे। तो दरअसल अब यह अपने पद पे कब तक के लिए रहेंगे? तो 9 फरवरी 2027 तक रहेंगे, यानी कि इनका कार्यकाल रहेगा 15 महीने तक के लिए। तो अब क्यों लेंगे 24 नवंबर को अपने पद की शपथ? तो दरअसल भारत के वर्तमान और 52वें मुख्य न्यायाधीश BR गवई अपने पद से सेवानिवृत्त होंगे 23 नवंबर 2025 को। तब जस्टिस सूर्यकांत शर्मा अपने पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 भारत में भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को देता है। तो सर्वोच्च न्यायालय, इसके बारे में थोड़े शब्दों में जाने तो इसकी स्थापना की गई थी 28 जनवरी साल 1950 को, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई थी। इसके अलावा अब भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा भारत में अभी तक वर्तमान तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है। इसके अलावा पहली महिला न्यायाधीश रही थी जस्टिस फातिमा बीबी, लेकिन हालांकि उम्मीद है कि साल 2027 में भारत को अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी मिल जाएंगी। अगला सवाल है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में संघीय भ्रष्टाचार आयोग द्वारा कितने मामलों की जांच शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लगभग 40 मामले। तो दरअसल हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के संघीय भ्रष्टाचार आयोग द्वारा देश में 40 मामलों की जांच शुरू की गई है, जिनमें कि एक संघीय अनुदान से जुड़ा मामला भी है। अब इसे अगर हम थोड़े शब्दों में जाने तो दरअसल 1 जुलाई साल 2023 को ऑस्ट्रेलिया के संघीय भ्रष्टाचार आयोग की स्थापना की गई थी। इसके बाद अलग अलग स्तरों पे जांच शुरू की गई देश में। इसके बाद 1 जुलाई 2023 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक 38 प्रारंभिक जांच शुरू किए गए थे, जबकि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार लगभग 40 भ्रष्टाचार की जांच अभी जारी है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के संघीय भ्रष्टाचार आयोग के माध्यम से संघीय सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ टेक स्टार्ट 2025 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्टअप एवं तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना। तो छत्तीसगढ़ टेक स्टार्ट 2025, तो दरअसल यह एक तकनीकी उद्यमिता मंच है जिसका आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया है। कब? तो 4 नवंबर को। इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य में नवाचार, साथ ही स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी निवेश और साथ ही उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना। अगला सवाल है, हाल ही में मालदीव में तंबाकू और साथ ही वेपिंग उत्पादों पर जनरेशन बैन लागू किया गया है। इनमें कौन सी जन्मतिथि के लोग शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे लोग। तो दरअसल हाल ही में मालदीव सरकार द्वारा देश में तंबाकू और साथ ही वेपिंग उत्पादों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। तो
तो दरअसल मालदीव सरकार द्वारा टोबैको कंट्रोल एक्ट में संशोधन किया गया था, जो कि संसद में पास किया गया 12 नवंबर 2024 को। इसके बाद देश में वेपिंग उपकरणों, साथ ही इनसे जुड़े उत्पादों के आयात, बिक्री, साथ ही मुफ्त वितरण यानी कि मुफ्त वितरण और साथ ही उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और यह लागू कब से हुआ था? तो 15 दिसंबर 2024 से। अब अभी क्यों यह खबरों में है? तो दरअसल हाल ही में देश में नए नियम लागू किए गए हैं, जो कि पीढ़ी आधारित प्रतिबंध अब लगाया गया है। और यह कब से लागू हुआ है? तो 1 नवंबर 2025 से। और अब इस पीढ़ी आधारित प्रतिबंध में कौन से लोग शामिल होंगे? तो ऐसे लोग जो कि 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे हो। इन्हें तंबाकू उत्पाद खरीदने, साथ ही उपयोग करने और साथ ही बेचने पर भी प्रतिबंध होगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो देश में आने वाली पीढ़ियों को तंबाकू मुक्त बनाना। अगला सवाल है, हाल ही में इलम पर्थी AR भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 90वें। तो दरअसल हाल ही में भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर बने हैं इलम पर्थी AR, जो कि तमिलनाडु के चेन्नई के रहने वाले हैं, 16 वर्षीय हैं। तो अब ग्रैंड मास्टर यह होता क्या है? तो दरअसल यह फीडे द्वारा दिया गया एक खिताब होता है। अब फीडे क्या है? तो फीडे का पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेक्स, और यह इसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर के शतरंज टूर्नामेंटों का आयोजन करवाया जाता है। इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना की गई थी 20 जुलाई साल 1924 को फ्रांस के पेरिस शहर में। तो अब ये फीडे द्वारा दिया गया खिताब क्या होता है? तो दरअसल यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वालों को दिया जाता है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर की शतरंज टूर्नामेंटों में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को नॉर्म यानी कि विशेष प्रदर्शन मानदंड मिलता है, जो कि 3 नॉर्म अनिवार्य होते हैं। इसका मतलब क्या? तो दरअसल यह 3 अलग अलग टूर्नामेंटों में 3 नॉर्म्स अनिवार्य होते हैं। तो अब ये नॉर्म्स भी तभी मान्य होते हैं जबकि खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर के शीर्ष खिलाड़ियों के साथ खेले हों। साथ ही फीडे द्वारा दी गई 2500 या फिर इससे ज्यादा रेटिंग होना भी अनिवार्य है। इसके अलावा भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद थे, जो कि साल 1988 में पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। अगला सवाल है, हाल ही में भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 के दौरान कौन सी नई तकनीक का प्रदर्शन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला AI आधारित चावल छटाई प्रणाली। तो भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025, तो दरअसल इसका आयोजन किया गया था 30 से 31 अक्टूबर तक। कहां पे? तो नई दिल्ली में। और भारत की पहली AI आधारित चावल छटाई मशीन का उद्घाटन और प्रदर्शन भी किया गया इस दौरान। तो अब यह AI आधारित चावल छटाई मशीन यह है क्या? तो दरअसल पहले चावल की छटाई की जाती थी सिर्फ अनाज के रंग के आधार पे, लेकिन अब इस नए सिस्टम के माध्यम से अनाज के आकार, साथ ही रंग रूप, इसके अलावा टूटे हुए दानों को भी AI के माध्यम से पहचान कर छटाई की जाएगी, इसलिए यह खास हो जाता है। तो अब इस सम्मेलन में भागीदारी किनकी रही है? तो 1000 से ज्यादा विदेशी आयातक, साथ ही 2500 से ज्यादा निर्यातक, साथ ही 4000 से 5000 किसान इसमें सम्मिलित हुए थे। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो निर्यात की गुणवत्ता बढ़ेगी, साथ ही छटाई प्रक्रिया अच्छी होगी। इसके अलावा किसानों की लागत में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का 94वां रामसर स्थल कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोगाबेल झील, बिहार। तो दरअसल हाल ही में भारत का 94वां रामसर स्थल बना है गोगाबेल झील, जो कि बिहार में स्थित है। तो अब रामसर स्थल यह होता क्या है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले देखते हैं इस 94वें स्थल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसके अलावा बिहार का यह कौन सा है ये जानते हैं। तो दरअसल बिहार का यह 6ठा रामसर स्थल है। तो अब इससे पहले के 5 कौन है? तो ये है, पहला है कांवरताल, जो कि बेगूसराय में स्थित है। इसे 21 जुलाई साल 2020 को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा दूसरा है नागी पक्षी अभयारण्य, जो कि जमुई में स्थित है। इसे 11 अक्टूबर साल 2023 को रामसर स्थल घोषित किया गया था। इसके अलावा नकटी पक्षी अभयारण्य, जो कि जमुई में स्थित है, इसे 11 अक्टूबर 2023 को। इसके अलावा चौथा है गोकुल जलाशय, ये बक्सर में स्थित है, इसे साल 2025 में। इसके अलावा 5वां है उदयपुर झील, जो कि पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, इसे भी 2025 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो गोगाबेल झील, तो दरअसल यह कटिहार जिले में स्थित है और यह कितने हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 86.63 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है।
तो अब रामसर स्थल यह होते क्या हैं, इसके बारे में हम थोड़े शब्दों में जानेंगे। तो दरअसल इसका पूरा नाम हुआ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। दरअसल साल 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया गया था, जो कि सदस्य देशों के द्वारा किया गया था, इसलिए इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या था, तो जलीय जीवों, साथ ही प्रवासी पक्षियों, इसके अलावा अन्य जैव विविधता का संरक्षण करना, साथ ही जल स्रोतों जैसे कि नदियां, झीलें, दलदली क्षेत्र आदि की सुरक्षा करना। इसके अलावा अब भारत की बात करें तो भारत द्वारा साल 1971 में रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया था। इसके बाद या फिर यूं कहें भारत इससे जुड़ा था। इसके अलावा साल 1981 में भारत के चिल्का झील को पहली बार भारत का रामसर स्थल घोषित किया गया था, यानी कि भारत का पहला रामसर स्थल बना था ओडिशा का चिल्का झील। अगला सवाल है, हाल ही में कहां भारत में पहली पूरी तरह से डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोच्चि। तो राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025, तो दरअसल साल 2025 में यह इसका 5वां संस्करण है। इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे, तो केरल के कोच्चि शहर में लॉन्च किया गया है। और इस पूरे सर्वेक्षण की अवधि कब तक रहेगी, इसका मतलब यह सर्वेक्षण कब से कब तक चलेगा, तो 3 नवंबर से शुरू हुआ है और 18 दिसंबर तक यह पूरा सर्वेक्षण किया जाएगा। और इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा इस पूरे सर्वेक्षण का, तो ICAR सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, साथ ही FSI के साथ संयुक्त रूप से, यानी कि फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसके अलावा यह सर्वेक्षण समुद्री मत्स्य पालन के क्षेत्र में पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। इसका मतलब क्या, तो दरअसल डिजिटल, इसका मतलब ये कि इसमें किसी भी कागज का उपयोग नहीं किया जाएगा। यह पूरा सर्वेक्षण डिजिटली तरीके से किया जाएगा। अब कैसे, तो मोबाइल तथा टैबलेट आधारित व्यास भारत और साथ ही व्यास सूत्र एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा। इसमें किसी भी कागज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और इस सर्वेक्षण में लगभग 12 लाख मछुआरे परिवार शामिल किए जाएंगे, जो कि 9 तटीय राज्यों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों के होंगे। अगला सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा कक्षा 3 से सभी विद्यालयों में AI पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय। तो दरअसल हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश के सभी स्कूलों में AI पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है, लेकिन सभी स्कूलों के कक्षा 3 से ऊपर के कक्षाओं में से शुरू किया जाएगा। इसे लागू कब किया जाएगा, तो 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में इसे लागू किया जाएगा, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और साथ ही नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 के अंतर्गत इसे शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो छात्रों को प्रारंभिक कक्षाओं से ही AI को समझने, साथ ही इन्हें प्रयोग करने और इसके साथ जुड़े डिजिटल दुनिया के लिए भी इन्हें तैयार करना। अगला सवाल है, हाल ही में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए गए सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका वजन 4410 किलोग्राम है। अब इसके डिटेल्स को हम आगे देखेंगे। तो संचार उपग्रह CMS-03, तो दरअसल हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, तो इसरो के द्वारा, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो दरअसल कब किया गया है इसे लॉन्च, तो 2 नवंबर 2025 को। कहां से, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जिसे कि बाहुबली नाम से भी जाना जा रहा है, जो कि इसे वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है। क्यों, तो इसके भार उठाने की क्षमता की वजह से CMS-03 को बाहुबली भी नाम दिया गया है वैज्ञानिकों द्वारा। इसे प्रक्षेपित किस यान से किया गया, मतलब कि किस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया, तो LBM-3M5 से। इसका वजन कितना है, तो 4410 किलोग्राम। इसकी सेवा अवधि कब तक के लिए है, तो अगले 15 वर्षों तक के लिए। और भारत तथा आसपास के समुद्री क्षेत्रों में यह मल्टी बैंड संचार सेवाएं देगा। CMS-03 भारत द्वारा लॉन्च किया जाने वाला अभी तक का सबसे भारी उपग्रह है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत द्वारा वित्त पोषित त्रिभाषिक स्कूल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। तो भारत द्वारा वित्त पोषित विद्यालय की स्थापना तो अब कहाँ की गई है, तो दरअसल श्रीलंका के पोलोनारुआ जिले में की गई है, जिसे कि नाम दिया गया है बहुजातीय त्रिभाषिक विद्यालय, जो कि माध्यमिक विद्यालय होगा। इसका मतलब क्या, बहुजातीय मतलब क्या, तो दरअसल त्रिभाषिक, तो यह सिंहली, तमिल और अंग्रेजी भाषा में
इस माध्यमिक विद्यालय में शिक्षाएं दी जाएंगी। इसका उद्देश्य क्या है? तो सिंहला, तमिल और साथ ही मुस्लिम भाषा वाले समुदायों के छात्र छात्राओं को एक साथ शिक्षा परिसर उपलब्ध कराना। दरअसल फरवरी साल 2017 में भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके बाद भारत सरकार द्वारा श्रीलंका को विद्यालय निर्माण के लिए अनुदान दिया गया था, जो कि उस वक्त इसे बताया गया था 300 मिलियन श्रीलंकाई रुपया। वर्तमान में बताया जा रहा है 320 मिलियन। तो दरअसल 29 सितंबर साल 2017 को इसके बाद, इस समझौते के बाद भारत द्वारा अनुदान के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। 29 सितंबर 2017 को उद्घाटन किया गया है इसका भी हाल ही में 31 अक्टूबर 2025 को। अगला सवाल है, हाल ही में बी-मान योजना को मंजूरी किस राज्य सरकार द्वारा दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। तो बी-मान योजना, तो दरअसल हाल ही में इसे मंजूरी दी गई है ओडिशा सरकार द्वारा। अब इसे हम थोड़े शब्दों में और थोड़े डिटेल में और जानते हैं। तो दरअसल इसका पूरा नाम है बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एविएशन एसेट्स एंड नेटवर्क्स, विमानन परिसंपत्तियों और साथ ही नेटवर्क का निर्माण एवं प्रबंधन। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा बजट का प्रावधान किया गया है 14,182 करोड़ रुपए का। इस पूरे योजना की अवधि कब तक के लिए रहेगी, यानी कि यह योजना कब तक चलेगा? तो अगले 5 वर्षों तक, जो कि 2025 से 2030 तक चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य में विमानन क्षेत्र को समग्र तौर पर विकसित करना। साथ ही इस योजना के तहत राज्य सरकार अलग अलग विमानन कंपनियों को प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध कराएगी, ताकि कि घरेलू विमानन नेटवर्क को और अधिक व्यापक भी बनाया जा सके। अगला सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा समझौता हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। अब इसके बारे में हम आगे और डिटेल जानते हैं। तो दरअसल हाल ही में 12वें आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। इस दौरान भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही अमेरिका के रक्षा सचिव पीटर हेग्सेट द्वारा एक समझौते पे हस्ताक्षर किया गया। तो अब अगर हम इस समझौते के बारे में थोड़े शब्दों में जानेंगे, तो दरअसल अमेरिका और भारत के प्रमुख रक्षा साझेदारी की रूपरेखा नामक एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो कि अगले 10 वर्षों यानी कि 2025 से 2035 तक के लिए है और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूती देने पे केंद्रित है। साथ ही कुछ क्षेत्रों को भी चिन्हित किया गया है इस दौरान, जिसपे कि दोनों देश मिलकर अगले 10 वर्षों तक कार्य करेंगे इस समझौते के तहत। इसके अलावा इसके बारे में और ज्यादा जानकारी अभी साझा नहीं की गई है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश को पहली बार जीआई टैग प्राप्त इंडी और साथ ही पुलिया कुंडे नींबू का निर्यात किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड। तो दरअसल हाल ही में भारत द्वारा इंग्लैंड को पहली बार जीआई टैग प्राप्त इंडी और साथ ही पुलिया कुंडे नींबू का निर्यात किया गया है और यह पहला मौका है जबकि जीआई टैग प्राप्त नींबू का निर्यात भारत द्वारा विदेशों में किया गया है। अब कितने का किया गया है, कितने किलोग्राम का निर्यात किया गया है? तो 500 किलोग्राम का। इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जीआई टैग प्राप्त उत्पादों को मान्यता दिलाना। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो किसानों को बेहतर आय के अवसर मिलेंगे, साथ ही भारतीय कृषि की वैश्विक बाजारों में भी पहुंच बढ़ेगी। तो अब इंडी लाइम यह है क्या? तो दरअसल यह कर्नाटका के विजयपुरा जिले में उगाई जाती है और इसे जून 2023 में जीआई टैग दिया गया था और भारत में लाइम की दूसरी किस्म थी यह, जिसे कि जीआई टैग दिया गया था। तो पहली कौन थी? तो पहली थी असम की लाइम। तो पुलियाकुंडी नींबू, तो दरअसल यह तमिलनाडु में उगाई जाती है, जो कि तमिलनाडु के तेनकासी जिले में उगाई जाती है। इसे जीआई टैग कब दिया गया था? तो साल 2022 में। अगला सवाल है, हाल ही में मॉडल युवा ग्राम सभा पहल की शुरुआत किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। तो दरअसल हाल ही में मॉडल युवा ग्राम सभा नामक पहल की शुरुआत की गई है नई दिल्ली में, जो कि कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को गांव स्तरीय प्रतिनिधियों की भूमिका निभाने का अवसर दिया जाएगा इस पहल के तहत। इसकी शुरुआत 3 मंत्रालयों, पंचायती राज, साथ ही शिक्षा और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों को नेतृत्व करने की भूमिका तथा निर्णय की प्रक्रियाओं में सक्रिय होने का अवसर प्रदान करना, ताकि भविष्य में ये सामाजिक स्तर पर नेतृत्व के मामले में इन्हें फायदे मिल सके। साथ ही ग्रामीण शिक्षा एवं विकास प्रक्रियाओं में भी युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है।
अब वन लाइनर वाले सवालों को देखेंगे। तो पहला सवाल है, भारत पर्व 2025 किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? तो सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में, जो कि 1 से 15 नवंबर तक मनाया जाएगा और सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है 2025 में। अगला है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कीट एटलस मौत को कहाँ देखा गया है? तो कर्नाटका में देखा गया है, जो कि करवार क्षेत्र में देखा गया है। इसका वैज्ञानिक नाम है एटाकस एटलस। अगला है, हाल में $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो एनवीडिया। अगला है, हाल में कर्नाटका राज्योत्सव पुरस्कार के लिए कितने व्यक्तियों का चयन किया गया है? तो 70। अगला है, हाल ही में साइबर जागो पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो पंजाब पुलिस के द्वारा। अगला है, गैंडुंग सेऊ फेस्टिवल किस देश से संबंधित है? तो इंडोनेशिया से। अगला सवाल है, देश का पहला अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो केरल। अगला है, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो टेनिस से, और खास तौर पे मिश्रित युगल के लिए जाने जाते हैं। अगला है, हाल ही में दीपक मित्तल किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात में। अगला है, हाल में आभार नामक ऑनलाइन स्टोर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा। अगला है, हाल ही में फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो विश्वनाथन आनंद। हालांकि यह फीडे शतरंज विश्व कप 2025 के नाम से ही जाना जा रहा है, सिर्फ ये जो ट्रॉफी दिया जाएगा इसे नाम दिया गया है विश्वनाथन आनंद कप। अगला है, हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किस वर्ष की योजना लॉन्च की गई है? तो 2025। अगला है, द्वितीय विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कतर के दोहा में किया जाएगा। अगला है, हाल ही में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और साथ ही IBM द्वारा किस क्षेत्र में नया लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब। अगला है, रामदृश मिश्रा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्यकार थे। इन्हें साल 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला है, हाल ही में री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर नामक रोड मैप किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा रेगिस्तानी युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन और साथ ही काउंटर ड्रोन क्षमताओं के परीक्षण के लिए कौन सा अभ्यास किया गया है? तो वायु समन्वय 2। अगला सवाल है, हाल ही में रक्षा महालेखा नियंत्रक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो विश्वजीत सहाय। अगला है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली ने जीता है, जबकि उप विजेता रही है पुनेरी पलटन की टीम। अगला है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चार्ल्स कॉस्टे किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइकिलिंग। अगला है, हाल ही में किस देश के सम्मान शेवेलियर डी ला ऑर्डर नेशनल डू मेरिट से सुनील कांत मुंजाल को सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस का सम्मान है और फ्रांस का राष्ट्रीय सम्मान है। अगला है, हाल ही में इंडो डेनिश बिजनेस काउंसिल कहाँ स्थापित की गई है? तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। अगला है, 2025 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति क्या है? तो आंसर हो जाएगा दुर्घटनाएं और मृत्यु दोनों बढ़े हैं। अगला सवाल है, हाल ही में भारत द्वारा तूफान हरकिल मेलिसा के बाद जमैका और साथ ही क्यूबा को मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री कितने टन भेजी गई है? तो 20 टन प्रत्येक देश को भेजी गई है। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास लेने वाले केन विलियमसन किस देश से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगला है, हाल ही में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा फोर्टिफाइड राइस कर्नेल का निर्यात किस देश को किया गया है? तो कोस्टारिका को। अगला है, हाल ही में किस संस्था द्वारा भारत के वित्तीय अपराधों के खिलाफ प्रगति की सराहना की गई है? तो FATF द्वारा। अगला है, भारत द्वारा प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 अफ्रीकी चीतों का आयात किस देश से किया जाएगा? तो बोत्सवाना से। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो संजय गर्ग। अगला है, वंदे मातरम की रचना की 150वीं वर्षगांठ के मौके पे मनाए जाने वाले उत्सव की अवधि कब से कब तक के लिए है? तो 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। अगला है, हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। कब? तो 11 से 12 नवंबर तक। अगला है, हाल ही में भूपेन हजारिका पुरस्कार 2025 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो 6। अगला है, हाल ही में सामिया सुलू हसन किस देश की राष्ट्रपति नियुक्त की गई है? तो तंजानिया की। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला पूरी तरह नकदी मुक्त देश कौन सा घोषित किया गया है? तो स्वीडन।